आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मंजुल भगत जी द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास बेगाने घर में। पीली कोठी का पिछवाड़ा। बन्नो इमली के पेड़ों के नीचे कटारे बीनती फिर रही थी। बीच बीच में सतर्क निगाहों से गेट की तरफ देख लेती, कहीं मालिक की टमटम उसके अब्बा समेत बेवक्त ही न नमूदार हो पड़े। चकमक दोपहरी में कोठी के अंदर तक जाने वाली लंबी गलियारा नुमा सड़क के दोनों किनारे फूलों से लदे फंदे थे। दूसरी तरफ मालिक की खास बगीची पड़ती थी, बेल, अमरूद, नींबू, आम और जामुन के पेड़ों से भरी पूरी। बगीची के मुहाने पर पीले गुलाब की लतर से मेहराब बनी थी और उससे सटा चौड़ा उजला चबूतरा था। पक्के चबूतरे के कोने में मिट्टी का चौक खुदा था, जहाँ नाग चंपा का खूब बड़ा पेड़ खड़ा था। उसकी लचकदार टहनियों ने अपने घुमावों में कुदरती झूले से डाल लिए थे। इसी पेड़ के नीचे छूनी बैठी गिट्टे खेल रही थी। बन्नों की छूनी से कुट्टी चल रही है। उसका जी हो रहा था कि एक दौड़ में जाकर नाग चंपा की गोद में जा बैठे और अपनी टांगे झुला झुला कर छूनी का खेल बिगाड़ दे। बड़ी आई घसियारी की बेटी कहीं की। कहियो कभी मेरे अब्बा से कि चाचा जान हमें भी टमटम की सैर करा दो ज़रा। घोड़ी से ही दुलत्ती ना झड़वा दी तो मैं भी कोचवान की बेटी नहीं। बन्नो बुड़बुड़ाती हुई बांस से कटारे गिराने लगी। इतने में कोठी के बाएं पिछवाड़े से छूनी की छोटी बहन छुटकी दौड़ती चली आई। छूनी, ओ छूनी री, कहाँ मर गई? चल, अम्मा बुला रही, रोटी खा चल के। माँ का संदेश देती छुटकी को बन्नों ने पुकार लिया। ओ छुटकी, ले देख कैसे तीखे तुर्श कटारे बीने मैंने, आधे तू ले ले। छुटकी तो ऐसे दौड़ी आई जैसे पुचकार सुनकर कोई पिल्ला दौड़ पड़े। बन्नों ने छूनी को सुनाकर ऊंची आवाज में कहा, और देख उस छूनी की बच्ची चटोरी टुच्ची को एक भी चखने को ना दीजो, समझी? छुटकी कटारे समेत कोठी के पिछवाड़े की तरफ पलट ली। सोचा मरने दो छूनी को, सामने पड़ते ही सारे कटारे लूट लेगी। छुटकी किधर चल दी? चला चूड़ियाँ खेले, देख कितनी सारी इकट्ठी कर ली मैंने। ले ये लहरवा, ये मीने वाली, ये बूंदकियों वाली, जीत ले जाए जिसको भी हुनर हो। बन्नों ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा। छूनी से अब और न रहा गया। वह मुंह फुलाए इमली के पेड़ों के नीचे आ गई। मरी, किसकी चूड़ियाँ फूट गई जो बटोर लाई? उसने बन्नों को समझौते का न्योता दिया। कमबख्त, राह से चुनकर बटोरी है, और तुझे उस रोज़ रत्नी खाला ने समझाया नहीं था कि चूड़ी फूट गई टूट गई कहने से बदसगुनी होती है। चूड़ी मौल गई, बिसम गई कहा कर। बन्नों ने ज़रा बुजुर्गाना अंदाज में कहा और रंगीन कांच की चूड़ियों का टूटा अंबार मिट्टी पर पसार दिया। छूनी की आंखों में लोभ चमकने लगा। चारी छुटकी, मेरी मौली चूड़ियों की पोटली यहीं उठा ला, और मेरी रोटी भी। उसने छुटकी को दौड़ा दिया। दोपहर भर टूटी चूड़ियों की चौपड़ होती रही। दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा टूट जीत लेने का इंतज़ार था, क्योंकि तभी तो दिए की लौ पर चूड़ियों के टुकड़े रखकर नरम करके मोड़े जाएंगे और एक एक को एक में पिरो कर रंग बिरंगा हार बनाया जाएगा, जीत की निशानी वाला हार। छूनी की बड़ी बहन बड़की ने तो आकर हद ही कर दी। एकदम से छूनी का कान उमेट कर खड़ा कर दिया। मालिक के आने का टाइम हो गया और ये दोनों अब तलक यहाँ पसरी हैं। मालिक ने कोठी तेरे नाम लिख दी है क्या, जो सारी ज़मीन घेर कर बैठी है? चल अपने पिछवाड़े में चल के मर। बापू ने कितनी बार कह दिया है कि इस टाइम नौकर चाकर का कोई बाल बच्चा कोठी के आगे चक्कर मारता ना मिले। इतने में मालिक का बावर्ची और ख़ास खादिम गणपत भी आ पहुँचा और मुस्तैदी से बच्चों को भगाने लगा। चलो चलो भगो पिछवाड़े में, ये रत्नी की रेजगारी जब देखो तब यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहेगी। क्यों नहीं बड़की, संभाल के नहीं रख सकती तेरी अम्मा अपनी खरीज को? आने दे जगेसर को, आज सबको पिटवाऊंगा। भगवान ऐसी सुस्त औरत किसी को भी ना दे। दिन भर पड़ी ऊँघेगी और लौंडी लाड़े मुर्गियों की तरह इधर उधर कुड़कुड़ाते फिरेंगे। इससे तो मैं कुंवारा भला। चल रही बन्नो, तू भी घुस अपने दड़बे में, नहीं तो आज इमली के पत्तों पर दंड पिलवाऊंगा, समझी? गणपत ने बच्चों को पिछवाड़े की तरफ हाँक दिया और बढ़कर गेट खोलाया। गेट के बाहर फकीरा भिश्ती मशक के पानी से छिड़काव कर रहा था। क्यों रे फकीरा,
कोठी के भीतर छिड़काव ले जाएगा तो घाटे में पड़ जाएगा क्या? ऐसे बचा बचा कर छिड़क रहा है जैसे पानी दाम लेकर मोल लाया हो। गणपत ने फकीरा से टोका टाकी की तो वो बस मुस्कुरा कर मशक अंदर ले आया और फूलों की लंबी कतार वाली सड़क पर छिड़काव करने लगा। चबूतरा तो पहले से ही धुला था। छन्नो मालिक के आने से पहले ही धो गई थी। गणपत ने वहां आराम कुर्सियां और तिपाहियां खींच दी। मालिक शाम का चाय नाश्ता वहीं करते थे। कोठी के पिछवाड़े नौकरों के लिए 8 कोठरियां बनी हुई थीं, साथ साथ सटी हुई। नहानी और पाखाना सार्वजनिक था। छोटे बच्चों के लिए औरतों ने 2-2 ईंट रखकर खुड्डियां बना ली थीं, जिन पर हर समय कोई न कोई बच्चा आसीन रहता। इस समय भी वहां रहमतुल्लाह कोचवान का छोटा लौंडा नन्हे बैठा अम्मी हो गई घोधे का नारा बुलंद कर रहा था। नूरी तसले में राख लिए आई और नन्हे को खड्डी पर से हटा नल के नीचे रख तसला भर राख मैले पर उलट दी। तभी कोठी की मेहतरानी छन्नो का आगमन हुआ। मालिक की उसे सख्त हिदायत थी कि नौकरों का पाखाना भी कतई साफ रखा जाए। छन्नो ने 4 खड्डियां भरी देखी तो बरस पड़ी। ये लो, मुफ्त का खिला खिला कर इन पिल्लों को मुताओ और हगाओ दिन भर। अपनी मेहनत मजूरी की खाने को खुला छोड़ दे तो ससुरे 3 दिना में एक बेर भी न फिरे। छन्नो की झुग्गी झोपड़ी की कोठी की हद से बाहर दाईं तरफ लकड़ी की टाल के करीब थी। मेहतर सरकारी दफ्तर में लगा था। बच्चे होना राम जी को मंजूर न हुआ। बस खाली ठुड्डू 2 जन थे। बड़ी बी को आ जाने दे जरा, वही निपटेंगी तुझसे। नूरी ने अपनी सास का डर दिखाते हुए कहा। अरे बड़ी बी क्या तोप है कि दुनाली बंदूक है जो हम डरा करेंगे उनसे? और उन लाडलों को गुलकंद जरा कमती खिलाया करो। छन्नो और बड़ी बी की पुरानी लड़ाई थी। 5 साल जब आई हुई थी तो कुछ नोक झोंक दोनों में हो गई थी, जिसकी बदौलत दोनों ने एक दूसरे को बहुत हसीन खिताब बख्श रखे थे। चबूतरे की मालकिन का खिताब बड़ी बी ने छन्नो को उस रोज बख्शा जिस दिन बन्नो और नन्हे कोटी के चबूतरे पर ढेरों मूंगफली के छिलके और चूरी हुई गंडेरियां बखेरने के उपलक्ष्य में छन्नो से झिड़की खाकर रोते हुए अहाते में पहुंचे थे। बड़ी बी अपना बुरका कंधों पर डाल चबूतरे तक चली आई थी। क्योरी निगोड़ी, बंजर ठूंठ, तुझे दूसरों की औलाद इस कदर मनहूस लगे है, क्यों टर्रा रही थी इन पर? कायदे से बात करो बड़ी बी, उधर मालिक के पलटने का टाइम हो रहा हैगा और इधर तुम्हारे लाडलों ने पूरे चबूतरे पर मूंगफली और गंडेरियां बोकर रख दी हैंगी। तो मालिक के लौटने के वक्त से पहले ही तो तेरा टाइम बंधा रखा है ना। कूड़ा ही ना हो तो भंगी लगा रखने का फायदा। अच्छा, मैं तुम्हारी लगाई भंगन हूँ? वाह रे मेरी बेगम, महल की बेगम, और कितने खिदमतगार लगा रखे हैं तुमने। 2 टके की औकात, और देखो तो कैसा शाही फरमान दे रही हैंगी। चुप, पड़ी आई चबूतरे की मालकिन, अपनी खाल में रह, नहीं तो खिंचवा के भूसा भरवा दूंगी। वो तो गनीमत हुई कि झाड़ू नचाती चबूतरे की मालकिन और पीक के साथ मुई, मरदूद, मर्दार उगलती बेगम, महल की बेगम की उस्ताद पोशी के वक्त गणपत वहां पहुंच गया था और सुलह करवा दी थी। बतौर यादगार जंग बड़ी बी छन्नो को यूं ही याद फरमाया करती। वो नहीं आई आज चबूतरे की मालकिन साहिबा, खुड्डियाँ तो सड़ी पड़ी हैं। छन्नो भी बड़ी बी की इज्जत अफजाई में कहती, वो ना दिखी आज बेगम, महल की बेगम, 10 लगे हैं क्या? नौकरों की कोठरियों के पीछे मालिक यानी श्री किशोर चंद की छोटी सी खेती थी। बनफुलवा वहाँ हरा धनिया, पुदीना, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, आलू बोकर रखता। पैदावार का कोई भी हिस्सा बाजार में बिकने जाना वर्जित था। मालिक की रोज की सलाद चटनी बन पीस कर बाकी फसल मालिक के दोस्त डॉक्टर मनोहर सिंह के घर छोटी कोठी के किराएदारों और अहाते के नौकरों के यहाँ पहुँचा दी जाती। 15 दिन में एक बार मालिक के अन्य मेल मुलाकातियों के यहाँ भी, जिनसे उनका मिलन क्लब तक ही सीमित हो गया, एक डाली चली जाती। बनफुलवा ज़्यादातर अपनी खेती आगे वाली फुलवारी या फलों के बगीचे में ही कर पाता। वह कीड़े की तरह फूल पत्तियों से चिपका हुआ था। बनफुलवा की घाघरा चोली वाली ठेठ देहातन पत्नी चंपी शाम ढले बापू की खोज में कभी मनवा को दौड़ाती, कभी बिटौना को।
वह अक्सर ही बनफुलवा के बिना लौटते, जिससे चंपी रोने रोने को हो आती। इस वक्त भी वह चीख पुकार मचा रही थी। अरे आग लगे इस बागबानी पे, रोजे भोर का गवा रात में लौटत है, रोटी टुक्कड़ की भी सूद नहीं। अपनी औलाद से भी प्यारा भवाई बगीचा, वहाँ मचिया पे पड़े अमरूदन पे तोता उड़ात रहे होंगे। ना टाइम से खावत है ना सोवत है, बस झाड़ झंखाड़ निहारे ते ही मन नाघात उनका। तो कोठी के भीतर का झाड़ू खटका चंपी ही कर जाती है। गणपत मालिक के हाथ से ब्रीफकेस और फाइल लेकर अंदर चला आया, चाय नाश्ते की तैयारी करने। जब से मालकिन गुजरी हैं, गणपत ही मालिक की देखरेख करता आया है, एक नेक बीवी की तरह। किताब की तरह मालिक का चेहरा पढ़ लेता है। मालिक भरी जवानी में ही मालकिन को खो बैठे थे। मालकिन ने 5 बार संतान को जन्म दिया था, पर सब के सब पालने में से ही उठ गए। बस सोते सोते अचानक सांस बंद कर लेना बंद कर देते। सवेरे एक नन्ही मुन्नी लाश ही मिलती। नौकरों चाकरों से पालना बदलवाया, नए बच्चे को नौकरों के बच्चों की पुरानी उतरन तक नज़र बचाकर पहनाई, बोरी में लपेट कर 5 बार आंगन में घसीटा, जिससे होनी की नज़र लाडला समझकर बच्चे पर न पड़े। डॉक्टर साहब ने विलायत से दवा मंगवाई, पर तकदीर नहीं पलटी। मालकिन के दिल पर सनाका रह गया। 5वें बच्चे की लाश गोद में लिए लिए उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तभी से गणपत ने कुंवारे रहने की कसम खा ली। कहता, क्या करना है ससुर घर बसा के। मेरठ शहर के ऐसे नामी गिरामी वकील किशोर चंद्र मेरे मालिक, और क्या मिला उन्हें घर बसाकर, 5 संतानों का दुख। गणपत के ब्याह के बहुतेरे खत आए गांव से, फिर उसे कहने सुनने वाले ही परलोक सिधार गए, और गणपत रह गया निपट अकेला, जिसके आगे न कोई टोक और पीछे न कोई परछाई। मालिक भीतर चले गए तो रहमतुल्लाह कोचवान ने रोज की तरह जगेसर घसियारे को हिदायत दी, घोड़ी खोल ले बे और नीम तले बांध दे, टमटम मैं अंदर करूँगा, तुझसे खरोच खा जाएगी। आज घोड़ी को वो बढ़िया खरहरी करूँगा कि खाल चमक उठेगी। तुम भी ज़रा अपनी टमटम चपका लेना, नहीं तो दलिद्दर लगेगी घोड़ी के आगे। 15 रोज से गाड़ी के पालिश का हाथ तो मारा ना हैगा, और कह रहे हो कि मेरे से खरोच खा जाएगी। जगेसर ने जवाब दिया। घोड़ी को जगेसर और रहमतुल्लाह दोनों सच्चे दिल से चाहते हैं। रहमतुल्लाह ने उसका बीवी जान नाम रखा था। जगेसर ने घोड़ी गाड़ी से अलग की और उसका साज उतारने लगा। फिर उसका कंधा सहलाता उसे नीम तले बांध आया, 2-4 धौल धप्प घोड़ी के पुट्ठों पर दिए और लाड से बोला, आज तेरी वो मालिश करूँगा और खर्रा फिराऊँगा कि तेरी खाल गोरे साहब के बूट जैसी चमकारा मारेगी। कुछ देर घोड़ी से बतिया कर ही वह कोठरियों की तरफ हुआ और जाते ही अपनी बेटियों से घिर गया। अंधेरा पड़ गया था। जगेसर की सांवली छवि वाली पत्नी रत्नी, जो कोठी के अंदर चौका बर्तन किया करती थी, चूल्हा फूंक रही थी। उसके सांवले तीखे नैन नक्श पर दहकती आग की लाली रह रह कर चमक जाती। हल्का सा पसीना मुंह पर ऐसे बिछा था जैसे अबरक बिखरी हो। गणपत को वक्त बेवक्त अहाते से रत्नी को बर्तन मलने बुला ले जाना पड़ता। कभी खाना जल्दी हो जाता, कभी मेहमानों के आने पर फालतू बर्तन निकल आते जो रसोई में भिन्नाते उसे ज़रा न सुहाते। मालिक से निपट कर गणपत रत्नी को टोकने पहुंच गया। रत्नी, आज मालिक जल्दी खाएंगे, तू जल्दी आकर बर्तन मांज दीजो। अच्छा, अपनी रोटी करके आ जाऊंगी, रत्नी ने जवाब दे दिया। तब भी उसके मुख की ओर बरबस ताकता गणपत 5 मिनट और वहाँ ठिठका रह गया। ये राम जी को भी कुछ खबर नहीं दिन दुनिया की, किसी किसी को रूप देकर बस सो रहते होंगे। यहाँ ससुर दुनिया वाले आफत में पड़ जाते हैं, उसने मनी मन सोचा। नीम तले इतवार की रात को काम से निपटकर गणपत दरी खेस समेत अपने बाण की खाट लेकर नीम तले आ गया। सोचा आज रात वहीं पड़ रहेगा, वहाँ आते में कौन उसकी औरत बैठी है हिसाब मांगने को। गणपत ने एक सस्ती सिगरेट सुलगा ली और खाट पर बैठकर कश खींचने लगा। रहमतुल्लाह खस्ता हाल मोढ़े पर पहले से ही रौनक अफरोज था। पेचवान की सटक रईसाना अंदाज में मुंह में अटकी थी।
चिलम से आज खमीरी तंबाकू भरी थी। नूरी ने सुबह उसके कान में कुछ ऐसी खबर फुसफुसा दी थी कि खुशी के मारे उसकी मुट्ठी खुल गई थी। जगेसर अपनी सादा गुड़गुड़ी लिए आया और बोरी डालकर बैठ गया। बनफुलवा मिट्टी की सौंधी सुगंध का मोह नहीं छोड़ सका था। वह धरती पर ही पसरा था। हथेली की कुप्पी में मोरनी छाप पीड़ी खुशी थी। गणपत को देखकर उसके पास रखी पोटली थमाते हुए कहा, ई ले हरा धनिया, कल की चटनी खातिर तोड़ लाए। तनिक मसल के देखो तो कैसा खुशबू देता है। बनफुलवा हथेली पर हरे धनिया की पत्तियां मसल के दिखाने लगा। भाईजान, दुनिया की हर बेहतर चीज़ मसलने से खुशबू देती है, जैसे तेरी खेती का अदरक धनिया और गणपत की मसालेदानी का जीरा। और गणपत ने पूछा। अब और क्या कहूँ, तू तो अभी कुंवारा है। बग भी चुप। और सीने में भिची औरत। अरे धुत, सभी झेप गए। निपटाए आए तुम्हारी खाना? डॉक्टर साहब की मोटरवा गई क्या? बनफुलवा ने बात पलटते हुए कहा। हाँ भाई गई। आज मालिक और डॉक्टर साहब के बीच वो चुहलबाजी नहीं हुई। जाने क्यों दोनों सुस्त सुस्त रहे। गणपत ने बतलाया। भैया सुस्त न रही हैं तो और का करी हैं। भरी जवानी माँ दोनों रंडुआ भय, कहाँ तलक गपबाजी ते जी बहलावें। बनफुलवा ने हामी भरी। अरे मालिक की दूसरी शादी करा दो, जगेसर ने सुझाया तो रहमतुल्लाह ने उसकी टांग खींची। अम्मा यार बस रहने दे शादी की खुशहाली को। खुद तो एकदम जोरू का गुलाम है, अब बोल ऐसे रहा है जैसे वो इसे रोज़ मीठे गुलगुले पकाकर खिलाती होगी। अरे बस रहने दो रहमत भाई। गणपति, तुझे पता है आज फिर बेगम पुल के ओरे धोरे घोड़ी बिदक गई। अब हम पूछें कि भला रोज़ पुलिया के नुक्कड़ पे ही इनकी घोड़ी काहे बिदके है। जानो घोड़ी बिदका कर इशारा ही देते होंगे किसी को। चकेसर ने भी बदला ले लिया। क्यों बे, कोई खाती रहती तो नहीं उस तरफ? गणपत ने जायका लिया। अबे चुप, खाट खड़ी कर दूंगा तेरी तो, जो ज़्यादा बोला। और फिर खूबसूरत चीज़ को देख लेने भर में क्या है। बनफुलवा नहीं बाग के फूल देखकर खुश हो लेता। रहमतुल्लाह ने कहा। कौन है बे? गणपत बाज नहीं आया तो बनफुलवा ने टोक दिया। अरे वारे गणपतवा, कोचवान साहब की तो चोखी भली घर में माँ बैठी है। रहती खाती तो तेरी होगी रे, कहूँ। जाओ भी, मैं उन बातों में नहीं हूँ। देखते नहीं किस मालिक की सोबत में हूँ। मालिक नहीं रह रहे इतने बरस से। बस किलब हो ही आए, नहीं तो कानून की पंचसेरी पोथियाँ लेकर लाइब्रेरी में बैठ गए। भोर हुई तो वर्जिश से जिस्म की सुस्ती उतार दी और बोले चाले को जी चाहा तो डॉक्टर साहब की कोठी तलक टहल आए। ना किसी के 3 में ना 5 में। जगेसर ने हामी भरी। हाँ भैया, हम तुम नेक हियाँ बैठ के बतियाए तो लेते हैं, और भीतर अहाता माँ तो एके नहीं 3-3 लुगाई का चक चक चक्की चलत है। चिंगड़ बिंगड़ औलाद नियारी च्यों च्यों चरत फिरत हैं। बनफुलवा ने जम्हाई लेते हुए जोड़ा। रहमत भाई की और सुनाओ तुम्हें। नर्सों मालिक तो डॉक्टर साहब को लेकर किलब उतर गए। हम टमटम के पैताने बैठे खैनी मसल रहे थे तो इत्ते में इन्होंने घोड़ी दौड़ा दी। हम कुछ कहें उससे पहले ही हम समेत टमटम ले जाके खड़ी कर दी कठवालों के कूचे में। हमारे तो पिरान निकल गए। नीचे कव्वाली हो रही थी और ऊपर छज्जा में जाने कैसी कैसी सुर्खी पाउडर वाली आके लटक गईं। हमने तो रिसाए कि उनकी तई ताका तो एक ने तो पिच से हमारे ऊपर पीक थूक दी। हम उनके हाथ पैर जोड़े कि चलो अब दूसरे दिन अपनी बादशाही दिखाना, पर यह तो खट्टे मीठे के स्वाद में ऐसे भूले थे कि क्या कहें। चकेसर मज़े लेकर बोला। क्या बोल थे वे कव्वाली के? कहमत ने रहमतुल्लाह को टहोका मारकर पूछा। अबे हुक्के का पानी पिला दूंगा ज़्यादा बोला तो। रहमतुल्लाह ने बनावटी नाराज़गी दिखलाई तो गणपत ज़रा गुजारिश के लहजे में बोला, सुना दे यार, ज़रा हम भी तो सुने। कोचवान साहब पेचवान की सटक मुंह से निकाल रंग में आने लगे। लो तो सुनो। गन्ना साहब, हम तुम्हें तरन्नुम में सुनाते हैं। ये मेरठ वाले क़यामत की नज़र रखते हैं,
काली जुल्फों पे तिरछी टोपी करते हैं। अबे ताल तो दो, क्या बेताल बूदम दिख रहा है? ये बेदाल सी क्या कही तुमने? इसके कुछ माने वाने भी हैं कि वैसे ही फिक्रा पका लिया? गणपत ने पूछा। बेदाल बूदम, बूदम के बीच का दाल हर्फ उड़ा दें तो बना बूम, समझे ना? और बूम माने तू, यानी कि उल्लू। कोचवान ने समझाया। धत तेरी की, दाल फाल तो हमारी समझ में ना पड़ी, पर खैर तुमने इस गणपति को उल्लू तो कह ही दिया। जगेसर ने ताली पीट कर ठहाका लगाया, फिर बोला, और वो भी तो सुना दो रहमत भाई, वो जो खुले में ही आन कर नचनियाँ ठुमकने लगी थी। क्या बोलते गीत के? हाँ, हाथ में दोना, दोने में कलाकंद, सैयाँ कहाँ गए थे? कलाकंद शब्द पर जोर देकर जो जगेसर ने अपनी गर्दन को जुम्बिश दी तो सभी ताली पीट गए। आगे तो सुना, गणपत ने कहा। अब अगाड़ी की ये रईस जाने, अपनी तो इत्ते में ही हवा खिसक ली थी। अब की बार कोचवान साहब पेचवान की सटक फेंक कर खड़े हो गए और एक पाँव का ठुमका लगाकर तान खींच मारी। हाथ में डिब्बा, डिब्बे में साड़ी बंद, सैयाँ कहाँ गए थे? अब तो सबने एक साथ मिलकर आखिरी बोल उठा दिए। अरे हाय हाय, सैयाँ कहाँ गए थे? अरे सैयाँ! शोर सुनकर अंदर से नन्हे रोता हुआ भागा चला आया और रहमतुल्लाह की टांगों से लिपटने लगा। अब्बा, हम भी यहाँ बैठकर कव्वाली गाएंगे, अम्मा तो मारती हैं। लो, बाप ने मारी मेंढकी और बेटा तीरंदाज। एक सुर तेरे अब्बा ने उठाया था और एक अब तू उठा, गणपत ने मजाक किया। बस हुई गवा राग रंग, कहकर बनफुलवा उठने को हुआ, तभी उसे मनवा की पुकार भी सुनाई पड़ गई। बापू, ओ बापू! रे मनवा, बापू को गोहराए ले। चंपी ने पीछे से आवाज़ दी। अब गोहराए तो रहत हई, और का ढोल बजाई। मनवा ने जवाब दिया तो बनफुलवा फुर्ती से भीतर को भग लिया। साला जोरू का गुलाम, सबने ताना दिया। जाई, घोड़ी खातिर चना भिजा आई। जगेसर उठ गया, पलट कर आया तो केवल गणपत को ही चारपाई पर बैठा पाया। हम कहें क्या बज लिया होगा, अब तलक मालिक जगे बैठे हैं, लाइब्रेरी की बत्ती अब तलक जली है, उसने बताया। गणपत उठ गया और लाइब्रेरी की तरफ हो लिया। चबूतरे पर चढ़कर देखा, मालिक एक अंगुली होठों पर रख कर चुपचाप पोथी बाँच रहे हैं। चारों तरफ कैसी तो चुप्पी छाई है, पर चबूतरे पर तमाम चांदनी छिटकी है। पीले गुलाब बड़े बड़े सितारे से बेल में गुथे हैं, पर मालिक को सबसे कोई सरोकार ही नहीं। मालिक का जीवन तो जैसे बड़े हॉल की दीवार घड़ी की भांति एक ही ठौर पर टिकटिका रहा है। गणपत जिसे जीना कह सके वैसा कुछ भी तो मालिक के साथ नहीं घट रहा। एक वो पिछवाड़ा है इसी कोठी का कि पांव धरते ही रेल वार्ड का यार्ड याद आ जाता है। जिधर ताको बस उधर ही कोई न कोई इंजन भका भक धुआं छोड़ रहा है। इसके बाद गणपत से नींद तले नहीं पड़ा गया। वो खाट उठाकर कोठी के पिछले आंगन में चला गया। पिछले आंगन में गणपत ने खाट लगा दी। आंगन और मालिक के सोने के कमरे और बड़े हॉल के बीच मालकिन के जनाना कमरे पड़ते थे जो बंद पड़े रहते। गणपत ही महीने 2 महीने में उन्हें खोलकर हवा लगा देता, जाले धूल उड़ा देता, भगवान जी की मूर्तियों के सम्मुख जोत भी जला देता। कमरे अब भी करीने से सजे थे। मालिक तो भीतर पांव धरते ही डरते थे। अब उन कमरों को खोलकर मालिक की ओर से मालकिन का सुमरन कर लेना भी गणपत के कर्तव्यों में से एक बन गया था। बस छत तक जाने वाला जीना ही ऐसा है जो धूल जालों से अटा चूना झड़ा खड़ा है। उस पर चढ़कर छत तक जाने की जब उसे ही कभी हिम्मत नहीं पड़ी तो भला अहाते की औरतें वहाँ बुहारने काहे को जाएंगी। करवा चौथ के रोज़ जब मालकिन उपवास किए रहती तब अंधियारा घिरते ही नौकर चाकर छत पर चढ़कर चंद्रमा का उजास ढूंढने लग जाते। मालिक 10 बार बाहर से कहलवाते कि चांद दिखलाई नहीं पड़ रहा तो बादलों की वजह से, यहाँ अखबार में छपा है 7:45 पर चांद निकल चुका होगा, खा लें अब। मालकिन अर्घ देने छत पर ही चढ़ा करती। सिर से पांव तो गहनों में लदी मालकिन छत पर अर्घ देती राज रानी जैसी लगती।
लंबी गर्वीली गर्दन पर नाज से टिका सिर, कैसा तो रुआब टपकता था, बस उतने भर से। पर मालकिन की हंसी में ममता थी, बोली में पूजा और आंखों में लज्जा। डॉक्टर साहब तक के सामने पड़ती लजाती थी, बोलती तो कैसे शांत ठहरे से शब्द झरते, वाणी में जैसे मंदिर की घंटियां टनटना उठती। तड़के आंख खुली तो गणपत ने देखा आंगन के हर सिंगार ने टोकरा भर नाजुक फूल सहन में चित्रा दिए हैं। मन कसमसा गया, कैसी उमंग से मालकिन खुद ही उन्हें चुना करती। उन दिनों की रौनक ही न्यारी थी। बहुत उदास सुबह हुई थी, पर सवेरा कुछ सरकते ही कोठी में नौकरों की आवाजाही शुरू हो गई। चंपी रत्नी ने अपनी खनक ठनक शुरू कर दी थी, बल्कि बनफुलवा तो एक टोकरा लादे हाजिर हो गया। सिर से टोकरा उतार भूमि पर टेकता बोला, ई लो मालिक खातिर शरबत बनाओ बेलन का, बाकी चाहे बांटो चाहे फेंको, हम बगीचा की पैदावार लाई दीन है। बलफुलवा ने बेल का गेंद सा एक फल जमीन पर पटक कर तोड़ा। ये देखो, गुड़ की भेली जैसा धरा है फल। ओ रत्नी, चम्मच तो पकड़ा तनिक। रत्नी ने चम्मच पकड़ा दिया। बनफुलवा ने फल का गुदगुदा पीला गुदा खुरच कर चम्मच गणपत की ओर बढ़ा दिया। चाखो। गणपत चखते ही बोला, बिल्कुल बताशा है रे, आज दोपहर के खाने के साथ मालिक को इसी का रस दूंगा, रख जा यहीं। बनफुलवा टोकरा देकर चला गया। चंपी और रत्नी ललचाई सी बेलों को ताकने लगी तो गणपत ने दरिया दिली से कह दिया, अरे पिरान मत दो, ले जाओ दो दो उठा के, और दो नूरी बेगम को भी दे दो। उस रोज अहाते के बच्चों के मुख से बेल का गाढ़ा पीला रस ही चिपका रहा। नन्हे और छुटकी तो पूरे के पूरे ही बेल के रस में सन पुत गए थे। गणपत का मन भी अहाते वालों में बहला बहका रहा। बड़ी भी रहमतुल्ला की बीवी का अहाते के अंदर पर्दा नहीं था, पर कोठी से बाहर वह पूरे तौर से पर्दा नशीन थी। सारी कोठी का तो उसे जुग्राफिया भी नहीं मालूम था। रमज़ान के दिनों में बड़ी बी भी आ गई थीं। बड़ी बी बाण की खाट डाले उस पर निगहबानी के अंदाज में डटी रहती और अपने बरखुरदार के अलावा हर किसी मर्द को आगाह किए रहती कि जनाना ड्योढ़ी में ज़रा खखार के घुसे, ताकि बहू बेटियां पर्दे में चली जाएं। गणपत बावर्ची पर तो उन्हें शको शुबा बना ही रहता। वहाँ बिने खूंटे का बैल है, छड़े जैसा घूमता रहता है सब तरफ। गणपत भी उनकी रोक टोक पर खूब बड़बड़ाता। दांत के नाम पर बुढ़िया का मुंह काली गुफा है। गए दिनों की चाबी गिलोरियां याद कर करके फक फक खाली मुंह चलाया करती है और हमें टोका करती है। बड़ा तो नूर बरस रहा है इनकी बेगम के मुखड़े पर। देखते ही तो उगालदान और सुरमेदानी की याद आ जाती है। मिचमिची आंखों में सुरमे की सलाइयाँ चलाती रहेंगी, मुंह पीक से लिबलिबा हुआ रहेगा, गाल पिचक कर फूटा तसला हुए पड़े हैं, और इस रूप से के लिए खखरवा के गले में फांसी गड़वा दी। अरे इतनी इज्जत तो मैंने अपनी अपमा की भी नहीं करता जितनी नूरी बेगम की करता हूँ। एक दिन ऐसी ही बकझक चल रही थी। गणपत आया था रत्नी को बुलाने। अरे क्यों पर्दा कराती हो बड़ी भी, नाक तो तुम्हारी बहू की 3.5 इंची ऐसे धरी है कि मिर्च फोड़ता तोता याद आ जाए। गणपत बड़ी बी को चिढ़ा ही रहा था कि नज़र रत्नी पर जो पड़ी तो मानो भरी बदली में बिजली सी कौंध गई। माथे से लेकर चुटिया तलक सिंदूर से अटी मांग, नाक में नथनी झुलाती व पाँव की बिछिया दबाकर कस रही थी। लाल बूंदकियों वाला नया जब्बर और काली छींट की साड़ी। गणपत के मन पर राम जाने क्यों आरी सी चल गई, पर तभी उसे कुछ गुस्सा भी आया। अब राम जाने अपने पर या रत्नी पर। अरे चल रही रत्नी, वहाँ मेरी रसोई भिन्ना रही है और तू यहाँ बैठ कर टिकुली हंसली लगाया है। वहाँ जगेसर बेचारा घोड़ी खातिर घास काटता फिर रहा होगा और तू बैठ के उसकी कमाई लुटा। बर्तन घिस चल के और यह सिंगार पिटारा ताक में रख उठा के। अच्छा ही हुआ जो मैं कुंवारा ही रह गया। तो अब भी क्या काम बिगड़ गया है देवर जी, ले आओ ना कोई छमिया, तुम भी छम छम करती आंगन में डोलेगी और काम काज में हाथ भी बटाएगी। रत्नी ने चितवन साध कर जो जवाब दिया तो गणपत को पसीना आ गया। वो मनी मन भुनभुनाया, जो मेरी औरत यूं आंख मटक्का करती फिरती तो चूल्हे की लकड़ी से खबर लेता। बड़ी बी ने हिकारत की नज़र रत्नी पर डाली और जड़ दिया,
इस औरत का वश चले तो मुर्दार शौहर को बाजार में बेचकर कौड़ियाँ बना लाए। बड़ी बी ने अंदर झांका। नूरी ओढ़नी चिलमन के अंदर महफूज थी और मन लगाकर सेवैयाँ तोड़ रही थीं। छोटी हाजिरी लगाकर गणपत मालिक के आगे ट्रे रखकर बोला, हुजूर, वो आज ईद है, रहमतुल्लाह के बाल बच्चों में ईद बंटेगी। इफ्तारी तो मैंने दे दी थी। हाँ हाँ, यह लो 50 हैं, बाकी के बच्चों को भी दे देना, नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जी, ईद के मेले पर जाना चाहते हैं सब लोग, आप कहें तो टमटम ले जाएं हम लोग। ले जाना, पर 3 बार में आना, घोड़ी के ऊपर एक साथ बोझ मत डालना। जी, बहुत अच्छा। त्योहार आएगा वा, पर ई मनई के तो कुछ खबर ही नहीं परत। दिवाली से पहले चंपी ने बनफुलवा को झींकना शुरू किया। अरे ओ बड़की, मेरी बाकड़ी लगी साड़ी अभी से मटक ली, सींग उगाए हैं ना, ऐसी खबर लूंगी कि सब चौकड़ी भूल जाएगी। सजी बनी रत्नी बड़की पर चीख पड़ी तो अहाते में घुसता गणपत फिर से खखारना भूल गया। रत्नी को घुड़कने लगा। अरे बसरी, जरा सी बच्ची को फाड़ खाने को पड़ रही है, आने दे जग्गेसर को, पूछूंगा बच्चियों पर यह कसाइन काहे छोड़ रखी है। चल कढ़ाई दे माच के, रबड़ी चढ़ाऊंगा। मियाँ जरा खखार कर। बड़ी बी का मुंह इतनी देर से टोकने को खुला ही रह गया था। उनके टोकने से पहले ही गणपत पलट लिया। तेरा बैल का मुंह हो, जब देखो मुष्टंडा जनाने में यूँ गुस्सा चला आता है जैसे गन्ने के खेत में हाथी। तुम चटोरियों को माल ला के चटा जाता है, इसी से तो सिर पर चढ़ा रखा है उसे। हमें तो उसकी देगची का पसंद भी नहीं आता। एक ज़माना था जब मेरा शेर बच्चा शोरबे के प्याले में लुकमा तरबतर करके ज़ुबान तक लाता था। रकाबी में कबाबों की जोड़ी अलग से रहती थी। तुम लोगों में रहकर तो अब यह भी बालाई सालन से लगाकर निवाला सटकने लगा है। बड़ी भी कुछ देर कुड़कुड़ाती रहीं। दिवाली के लिए गणपत ने 2 गधों की लदान भर दिए खरीदे। सारा अहाता हफ्ता भर रुअड़ की बत्तियां बटता रहा, तब जाकर सब दियों के लिए पूरी पड़ी। 3 कनस्तरी तेल खप गया। रहमतुल्लाह और गणपत ने मिलकर चबूतरे की खास आराइश की। गणपत बोला, कोठी तो ऐसे जगमगा गई है भाई, मानो अभी मुंह खोलकर बोल पड़ेगी। छाबड़ी भर भर कर कई धान पूनियों के उतारे। खीर का बड़ा भगोना चढ़ाया था, पर अहाते के बच्चों में कम सी ही पड़ गई। बनफुलवा ने बच्चों को टोका, खीर कमती ना ही पड़ेगी, वहाँ साहब लोग तो चिमचा में धर के जुबान से छुलाई हैं, और ये ससुर भरा कटोरा मुंह से हंस लगा देते हैं जनो बगीचा में ट्यूब से पानी देते हूँ। अच्छा देवर जी, तुम तो मालिक के इतना मुंह लगे हो, कहते क्यों नहीं उनसे कि अब टमटम छोड़कर एक ठो मोटर रख छोड़ें। खीर चाटती रत्नी ने गणपत से कहा, अरे डॉक्टर साहब भी तकाजा करते हैं, पर मालिक को पेट्रोल की बात सुहावे तब ना। अरे हमहू मोटरवा ना सुहाती, टमटम का नियारा ठाठ है। चंपी बोल उठी, अरे हाँ हाँ, तू ही तो नखाब लगी है शहर में, इसी से तो मालिक टमटम राखे हैं त्योहार खातिर। गणपत ने चंपी की नकल उतारते हुए कहा, ईद हो या दिवाली, अहाते की कोई भी कोठरी उससे अछूती नहीं रह पाती। बस मालिक का त्योहार इतने से ही मन जाता। वह खुद तो उस रोज कुछ भी नया नहीं करते। गणपत सोचता। जनाना वार्ड। अरे रत्नी, अब की तो बड़ी भी गांव पलटने का नाम ही ना लेती, यहीं से जनाजा उठवाएंगी क्या? गणपत ने खासा तंग आकर पूछा। जावेगी जापे पीछे हैं, नूरी का जापा? हाँ। राम राम, तू भी तो घोर आलसन हुई जा रही है, तुझे भी छूत लग गई है क्या? गणपत ने छेड़ा। रत्नी आंचल का छोड़ दांत तले दाबकर हंस दी। झाड़ू निकालती चंपी बोल पड़ी, अरे चुपाए गणपतवा चुपाए, तुहा लाज शरम नहीं, बाकी रत्नी ते सच्चो ही ज्यादा किल्लत ना हुई, ओका हाल ठीक नहीं। क्या? कुछ ही रोज बाद गांव से जगेसर की बेवा बुआ आधम की आंगन में सोटा फटकार करके बोली, रत्नी तू चौका बर्तन खातिर चौका में ना घुसी, वो सब हम करी। ये लो, गणपत कहता ही रह गया। रत्नी ने चुपचाप आंचल माथे तक खिसकाया और कोठरी की राह ली। कुछ दिन तो गणपत ने बुआ को और बुआ ने गणपत को सह लिया।
फिर एक दिन गणपत नीम तले की बैठक में जगेसर के सामने बड़बड़ाता सुना गया। पूरी लंका झाड़ है जगेसर तेरी बुआ, बड़ी बी की सोहबत में रहकर वो भी पर्दे वाली हो गई है। मेरे हाथे में घुसता यही बुआ के गर्दन पर बदन पर कांटे उगाते हैं। अंदर कोठी के भीतर गणपत अपनी कुढ़न चंपी पर उतारता सुनाई दिया। ज्यादा नखरा से काम ना चली चंपी, जरा दम मार के डट के पोचारा करे का होई। अरे हट रे, उतनी के उसके पिछाई काहे लगा है, वो ना ही कर सकत डट के पोचारा, वो का पाँव भारी है। जगेसर की बुआ बोली, लो पड़ गई पूरियां, या भी गई काम से, आता तो हम जाने जनाना वारट बन गया। क्यों री चंपी, तेरे गांव से कोई खुसत बुढ़िया ना आने की? नास पिट्टा मुंहफट, बुआ ने कोसा। काहे बुआ, तुम्हारी बहुरिया लौंडियों की फसल तैयार करके बड़ी भारी कमाई काढ़ रही है क्या? बेफजूल ही कोठी में काम का नुकसान हो रहा है। गणपत ने चिढ़कर कहा, हम करत नहीं है तुम्हार कोठी का काम? बुआ ने तमक कर पूछा। कुछ रोज बाद ही गांव से चंपी की अम्मा भी आ गई। गणपत ने देखा तो बनफुलवा से बोला, लो जितने काले मेरे बाप के साले, अम्मा की रंगत तो चंपी से भी गहरी है। काली कुटकुटिया दिया सलाई सी सांस है तेरी, पर बोले कम है, खुन्नी होगी। बड़ी भी का पड़ोस तो आबाद हो गया, पर गणपत अपनी संदूकची और दरी खेस ले जाकर रसोई में पटक आया। बोला, ससुर तीन तीन लंका झाड़ बुढ़ियों से कौन निपटेगा? सन के से बाल खोले तीनों हमारी जान को आए रहेंगी। अरे बड़ी भी, तुम्हारे ही आने पर इन सबकी छूत लग गई। अच्छी भली काम पे आती रही थी दोनों। पर चंपी काम पर डटी रही। गणपत कुढ़ता रहा, क्या पोचारा फिरा रही है जैसे मक्खी उड़ा रही हो? तू भी अम्मा को ही भेज देना काम पे। एक हमारी मालकिन का ही नसीब फूटा रहा, वहाँ देखो तो 2 टके की लुगाइयाँ दनादन बच्चे जन रही हैं। मृत मालकिन की बात सुनकर जगेसर की बुआ बर्तन मलती हाथ रोक लेती और कलेजे पर हाथ रखकर उत्सुक विस्मय से पूछती, काहे रे गणपतवा, तुहार मालकिन काहे ते चल बसी भरी जवानी माँ, और बचवा काहे पिरान छाड़ी देत रहे? अरे छोड़ो बुआ, काम से लगो अपने। और वो रत्नी भी अगर साल के साल हरी होती रही तो फिर राम जाने जगेसर की कच्ची गृहस्थी को कौन खई है। तो नज़र पे धूल पड़े, मुँह में कीट पड़े, काहे कोसत है हमारी बहुरिया के? बुआ पटक पटक कर बर्तन मलने लगती और गणपत को बहुत पुराना फिर से याद आ जाता। मालकिन की उल्लसित आलोड़ित व बाहें याद आ जाती, जो सुबह सवेरे पालने में लाल ढूंढती, दुलार से पहुँचती, फिर सहम कर वहीं पाषाण हो जाती। फिर वही बाहें मृत बच्चे को उठाकर कलेजे में भींच लेती और छाती में घुटते रुदन पर लाचार बेबसी लरसती रह जाती। 5 बार गणपत ने वे मनहूस सवेरे देखे थे। कोई भी पालनों में उन मौतों का राज न समझ सका था। सबसे पहले अहाते में चंपी की अम्मा ने कांसे की थाली बजाई, ठन ठना ठन। गणपत आई रात में नींद में हड़बड़ाकर उठा और अहाते की ओर भाग लिया। क्या हुआ? अरे हमार बिटवा आएगा वा। चंपी की अम्मा ने विभोर होकर कहा, धत तेरे की, हमने सोचा तूने कोठी में कोई ससुर चोर बढ़ता देख लिया। गणपत ने कहा, ले गुड़ खा। गुड़ खाता गणपत अपने मन का चोर पकड़ रहा था। सच, उसने सोचा था कि रत्नी के ही लड़का बाला हो गया है। वह बनफुलवा से जाकर धौल धप्प करने लगा। तभी नज़र के सामने रत्नी पड़ गई। कुछ दिनों से दिखलाई ही नहीं दी थी, पूरी गुब्बारा हो गई थी। तू यहाँ गादा हरामी कर रही है, उधर मालिक कह रहे हैं कि बर्तन वाली बाहर से लगा लो। बोल, क्या जवाब दूँ? गणपत ने रत्नी से यूं ही कहा, और 20-1 रोज़ रुक जाओ देवर जी, जवाब मैं खुद ही आन कर दे दूंगी। रत्नी ने कजरारी आंखों की कोर को फड़काकर कहा, साली, जैसे बिल्लार का जुठारा दूध, न रखा जाए न फेंका जाए। गणपत ने कुड़कर सोचा, पर इतने रोज बाद रत्नी का सामने पड़ जाना आंखों पर ठंडे जल का छींटा सा मार गया। कोठी में चंपी के हिस्से का काम बड़की ने संभाला। उसके बाद नूरी की कोठी के आगे हिजड़े नाचने लगे। गणपत मालिक की नाश्ते की ट्रे सजाकर ले जा रहा था कि इतने में तबले पर थाप सी मोटी तालियां बजने लगीं।
अरे गजब, इन हिजड़ों को सबसे पहले अव्वल खबर पड़ जाती है। जाने इस बार कौन सी होगी। गणपत के हाथ से नाश्ते की ट्रे गिरते गिरते बची थी और कुछ ऐसी हड़बोंग में पड़ गया जैसे खुद ही लड़कपन में बाप बन गया हो। मालिक के सामने खड़ा खड़ा टोस्ट पर मक्खन लगाने लगा तो छुरी फिसल कर ज़मीन पर जा पड़ी। न जाने कौन सी है, उसने कुछ उत्सुकता से सोचा। इस बार टोस्ट ही फर्श पर छूट गया। क्या बात है गणपत, बहुत थक गए हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? शाम को जाकर डॉक्टर साहब की कोठी पर जांच करवा आना, मालिक ने कहा। जी नहीं साहब, मैं तो ठीक हूँ। वो ज़रा अहाते में ही कुछ तकलीफ़ हो गई है जगेसर के घर में। वो बेचारा बहुत घबराया है, मुझे बुला गया है साहब। गणपत ने झूठ बोला। जाओ जाओ देखाओ जाकर। जी। गणपत तेजी से अहाते में पहुंचा। अरे क्या हुल्लड़ मचा रखा है, मालिक अभी कचहरी भी नहीं। अरे गन्ना साहब, तुम एक बार और चचा बन गए। अपने नन्हे की पीठ पर भाई आ गया है। रहमतुल्लाह मूँछों पर ताव देता बोला। फिर कोचवान साहब ने सिर पर से चिकन की मलमली टोपी उतार फेंकी। ताक पर से उठाकर कपड़े में लिपटी कारचोबी की टोपी निकाली और सिर पर ज़रा तिरछी करके रख ली। चच्चा बच्चा दूसरी कोठरी में आबाद थे। सो कोचवान साहब गणपत के देखते ही देखते अपने सारे कपड़े बदल गए। साफ धुला नीम आस्तीन जामा संदूक में से निकल आया। उस पर जामदानी का एक पुराना अंगरखा, फिर गाढ़े पर एक नया चुस्त पजामा। इतना इंतज़ाम पहले से ही कर रखा था क्या? गणपत ने हैरान होकर पूछा। हाँ भाईजान, पीली कोठी की नौकरी से पहले एक लूटे हुए नवाब के यहाँ नौकरी की थी। उसके पास हमारी 4 महीनों की तनख्वाह जमा हो गई। तो जब हम अड़ी गए कि हमारी जमा लाओ तो उस फक्कड़ नवाब ने पहले 2 महीनों की तनख्वाह में ये टोपी पकड़ा दी और अगले 2 महीनों की तनख्वाह में यह अंगरखा थमा दिया। फिर तो तुम यह गाढ़े का पजामा देख ही रहे हो। हमने उसकी नौकरी छोड़ दी। अरे यार, 2 महीने और टिके रह जाते तो एक ढंग का पजामा तो हो जाता तुम्हारे पास। गणपत ने हंसते हुए कहा, फिर जोड़ा, इसी ठाठ में मालिक को कचहरी छोड़ने जाओगे? क्यों नहीं, रोज़ रोज़ हम लौंडे के बाप बनते हैं। अरे रोज़ रोज़ हमारे दर पे हिजड़े। सब हिजड़ों ने आकर गणपत समेत रहमतुल्लाह को घेर लिया। परे हट बे, नहीं तो दूंगा एक थोबड़े पे। गणपत जितना उनसे बचने की कोशिश करता वे उतना ही उससे लिपटने लगे। अरे गुले बक्कावली, ज़रा इधर आन के तो अपनी छल्ले सी कमर लचका दे। देखिए मर्द बहादुर कब से तरस रहे हैं। ताली पीटता एक पहाड़ सा हिजड़ा एक छरहरी लचकदार कमर वाली से बोला। वह करिश्मा फिरकी सी फुर्ती से जो गणपत की जानिब बढ़ा तो गणपत की तो सांस ही नली में अटक कर रह गई। बड़ी कठिनाई से वो उस चक्कर से निकला और धाड़ से रत्नी से जा टकराया। हरी रत्नी, राम कसम तू तो चौथी लौंडिया को हजम करके बैठ गई। वह बोला। और जो देवर जी, मेरे घर इस बार लौंडिया ना हुई तो बोलो, सोना वारोगे मेरी गोद पर से जो लौंडा हो गया तो। रत्नी ने अंगुली को ठोड़ी के गुदने के पास टिकाकर मुस्कराकर पूछा। कहीं अगर सचमुच ही लौंडा हो गया तो ससुरी नखरे के मारे काम ही ना छोड़ दे। गणपत सोच गया, बोला, मालिक ने तो कह दी है कि जो अहाते वालियों से कोठी का काम ना निपटे तो कोठरियाँ किसी दूसरे के नाम कर देंगे। हाँ हाँ, तू ही तो मालिक का खास हरकारा लगा है। तुझे सब खबर है मालिक के मन की। सौरी में एक कनस्तरी निखालिस घी ही भेज दीजो, फिर देख क्या गिलहरी सी दौड़ी आऊँगी काम पे। अरे जा, लौंडियों की अम्मा ना खाया करती निखालिस घी। पर अगले रोज़ गणपत ने थोड़ा सा असली घी बड़की के हाथ भेज ही दिया। एक रोज़ गणपत कढ़ी के पतीले में कलछुल चलाता कुछ सोच रहा था कि इतने में जगेसर की बुआ ने आकर चौखट पर धम्म से नारियल फोड़ दिया। गणपत का हाथ वहीं थम गया। एक बार ऐसे ही बूढ़ी रामदेई ने कोठी की चौखट से नारियल तोड़ा था, पर तब तो मालकिन की गोद में छोटे मालिक आ गए थे। रंग कितना गोरा बुर्राक था, जिसे दूध का उफनता फेन। गणपत का गला छोटे मालिक पुकारते पुकारते 39 दिनों में ही कैसा सूख गया था। 40वें रोज से पीली कोठी में कोई छोटे मालिक कहलाने वाला न रहा। एक बार और भी यही कहानी भाग्य ने दोहराई थी।
मालिक का दूसरा पुत्र भी न रहा था। अरे मुहर्रम की औलाद, आज भर तो खुश हो ले, हमारा घर भी बिटवा आएगा वा। जगेसर की बुआ ने गदगद होकर कहा। हई लौंडा रतनी के, तुम तो अस बिदकत हो जनो हिजड़ा का घर में बिटवा भवा। अब आज बासन धुलाई ना हुई, हमका बचच्चा खातिर गोंद पंजीरी करे का है। जाओ बुआ जाओ, बचच्चा पच्चा जाको देखो, गणपत ने खुश होकर कह दिया। दोपहर के खाने के समय गणपत मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्या बात है गणपत? मालिक ने पूछा। हुजूर, आज मालकिन के कमरों की सफाई करनी है। बड़े वाले संदूक में ढेरों कपड़े पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। आप कहें तो उनमें से जो मामूली हैं उन्हें निकाल कर आहते में बांट दूं? मालिक चौंके, मुंह का कौर चबाकर धीरे से पूछा। कौन से कपड़े? सरकार, छोटे छोटे कपड़े, कोरे भी हैं। मालिक के गले में शायद कौर फंसने लगा। पता नहीं, शायद मिर्च की झाल लग गई थी या क्या, आंखों में कुछ गीलापन सा आ गया। बोले, वह कपड़े अब तक रखे हैं, क्या होगा रखकर, सब ले जाकर बांट दो। रहमतुल्लाह बता रहा था कि हाथे में 4-5 नए बच्चे हुए हैं। जी, आज वाले को मिलाकर 3 हुए हैं। ठीक है, सब छोटे कपड़े बांट दो। जी मालिक, वे तो ढेरों हैं, तो बाकी के अनाथ आश्रम में दे आओ। गणपत चुपचाप खाना खिलाता रहा। संदूक में से उसने कुछ छोटे कपड़े छांट लिए जो बहुत अच्छे थे, उन्हें धूप दिखलाकर वापस संदूक में रख दिया। सोचने लगा, ये डॉक्टर साहब इतने अच्छे दोस्त बनते हैं मालिक के, बस इतनी सी नेक सलाह नहीं दे सकते कि वह दूसरा ब्याह कर लें। साक्षात लक्ष्मी माँ रही पालने वाली, या तो 16 आने सच है, पर जब रही ही नहीं तो क्या करें। डॉक्टर साहब के घर में चलो बाल बच्चे तो हैं, पर यहाँ बस भुतहा महल खड़ा है। गणपत कपड़े लेकर अहाते में पहुंचा तो वहाँ ढोलक बज रही थी। देवर जी जइयो रसगुल्ला लेकर आइयो, मेरा मन रसगुल्ला मांगे रे। अहाता की औरतें गा रही थीं और बड़की, छूनी, बन्नो, छुटकी सब की सब नाच रही थीं। गणपत जरा सा झांक कर रत्नी के बगल में सोए लौंडे को देख रहा था कि रत्नी ने चोड़ी पकड़ ली। एक आंच मीच कर पूछ लिया, कितना सोना वारना लाए हो, क्यों छाला बाबू? कुछ रोज तो अहाते के तीनों छोटे बच्चे, न्यूरी का छोटे वाला, रत्नी का छोटे वाला और चंपी का छोटे वाला कहलाते रहे। फिर अपने आप ही छुटकी का भाई छुटका, बन्नो का छुट्टन और मनवा का भाई छोटे कहलाने लगा। चंपी की अम्मा तो गांव लौट गई, बेटी के घर आखिर कितना ठहरती। एक रोज हुचक हुचक कर हिचकियाँ लेती जगेसर की बुआ छुटके को गोद में उठाए कोठी में घुसी और बोली, गणपतवा गजब हुई गवा। काहे बुआ, बड़ी हिचकियाँ आ रही हैं, गांव में कोई याद कर रहा दिखे। गणपत ने आशा से कहा, अरे गांव वाले सब मुर्दाब है, कोई ना सुमरे हमका। तो तुम ही क्यों जिंदी बनी रह गई हमारी छाती पे मूंगदले के खातिर? गांव नहीं जाओगी? गणपत ने पूछा। अरे जाऊंगी ससुर, 10 दिना में। मेरी बात तो सुन ले दाढ़ीजार। सुना बुआ, छोटी कोठी की किराएदारिन रही ना, क्रिस्तान मास्टरनी। हाँ, अरे अहाता के सगरे बचवा पकड़ ली ने। क्या? पर्चा लुटाती सनीमा की गाड़ी आए रही, भीतर से बाजा बजता रहा, बचवा पिछाड़ी दौड़ के पर्चा लूटन लागे। बस हुल्लड़ सुन के दौड़ी आई और सबन का कान फान उमेठी के कोठी में ले गई। फिर बोली, हियाँ बैठ के रोजे पढ़ाई होवेगी, हम पढ़ावेंगे, बाद को सब हमरे स्कूल में भर्ती हो जाना, मुफ्त दाखला दिलवाएंगे, नहीं तो मालिक ते कह के सबन को आहता में से खदड़वा दी हैं। तो अच्छा है, पढ़ लिख लेंगे बच्चे, और काम धाम ना सीखी, पढ़ लिख कर कछु काम के ना रही हैं। कोचवान साहब नहीं पढ़ लेते? तोता मैना के रिसाले से लेकर मजहब तक की किताब पढ़ लेते हैं। तुम भी तो और हम भी तो चिट्ठी पत्री बाँच लेते हैं, हम क्या बिगड़ गए? तुम पढ़े बूढ़ा होकर, ये अभइन ते जो पढ़ी तो बस लाट हो जाई। छोड़, ये बता तेरा टिकट कब कटा लाऊं? हमका तोहार बाप का खात हई। चल बुआ, तुझे आज लाला के बाजार का खोमचा खिला लाऊं। सच? हाँ, दोपहरी में चलेंगे। काहे पे बैठ के? मेरी पद्दी चढ़ के।
अच्छा भैया, पाँव ही चले चलेंगे, बुआ ने मन महसूस कर कहा। आखिर बुआ के नाम किसी भूले बिसरे रिश्तेदार का खत आ ही गया। वो सारे अहाते में कहती फिरी, हुआ हमका टेरत है हमार बचवा, अब कितक दिना पड़ी रही हियाँ, हमका जावे का होई। गणपत झटपट बुआ को गाड़ी पर सवार कराया, फिर अपना संदूकची बिस्तर लाकर वापस कोठरी में जचाने लगा। फौरन बड़ी भी ने टोका, अरे वहीं पड़ा रहता ना, हम क्या भूत हैं जो इकले वहाँ पर पड़े रहेंगे। सबसे बड़ी जान की आफत यह बड़ी भी ही डटी रह गई। गणपत ने कुड़कर सोचा, फिर पूछ ही लिया, और कब तक रहोगी बड़ी बी? अब तो नौचंदी की कुल्फी खा कर ही जाऊंगी। गणपत ने 1000 बार समझाया कि बड़ी बी जब कहो तब कुल्फी ही कुल्फी लाकर खिला दूं, नौचंदी की क्या खाक कुल्फी है। पर बड़ी बी को जाने कौन से साल की नौचंदी की कुल्फी याद रह गई थी। अरे दांत होते तो तिल गुड़ की गजक की एक पट्टी भी खाती, तिल बुग्गा तो ज़रूर ही खाती। अब तो मरी कुल्फी भी पिघला के खानी पड़ेगी। और हाँ, हमें एक मेरठ की कैंची भी खरीद कर ले जानी है। सबसे खरा माल तो नौचंदी में ही आकर भरेगा। यूं शहर में कहीं से भी कैंची खरीद लो, यूं का क्या है। बड़ी भी कैंची और कुल्फी के लिए नौचंदी तक रुकी रहीं। आगे की कहानी अगले भाग में सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।